नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ जो 2019 तक भारत को 100% खुले में शौच मुक्त, ODF और स्वच्छ बनाना है। इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुक्त किया जाना है, या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य जो है पूरे भारत को साफ एवं स्वच्छ बनाना, सही है। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ तक भारत को 100% खुले में शौच मुक्त, ODF और स्वच्छ बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। और इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुफ्त दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इस अभियान के तहत हर घर में शौचालय मुफ्त दिया गया है। डी सभी, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ आपको बताना है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, 3 नवंबर 2016 ईस्वी को, 5 अगस्त 2012 ईस्वी को, 4 नवंबर 2011 ईस्वी को। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया था तो ये आप देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिससे भारत को स्वच्छ रखा जा सके। ठीक है, चलिए अगला है ODF का फुल फॉर्म क्या है? ODF का फुल फॉर्म क्या है? ओपन डिफिकेशन फ्री आउट डिपार्ट ऑफ फॉरेस्ट, आउटर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, आउट ऑफ डिपार्ट फ्यूल। ठीक है, क्या है? ठीक है, तो देखिए ODF का फुल फॉर्म होता है, O से होता है ओपन, D से होता है डिफिकेशन और F से होता है फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। ठीक है, खुले में शौच मुक्त गांव। ठीक है, देखिए ODF का पूर्ण रूप अंग्रेजी में ये होता है, जबकि हिंदी में इसे खुले में शौच मुक्त कहते हैं। तो आप देख लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछेगा कि इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदी में भी रहेगा खुले में शौच मुक्त, और अंग्रेजी में होगा तो ओपन डिफिकेशन फ्री होगा। ठीक है, 100% पहले खुले में शौच मुक्त राज्य है। कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे पहले ODF घोषित किया गया था? सबसे पहला राज्य वो कौन सा है? सिक्किम, गुजरात, झारखंड, बिहार। तो देखिए सिक्किम भारत का ऐसा पहला राज्य है जो सबसे पहले खुले में शौच मुक्त योग की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो देखिए पहला राज्य जो है वो सिक्किम है। उसके बाद दूसरा राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, और तीसरे स्थान पर जो केरल है, जो यहाँ पे आपको ODF का दर्जा प्राप्त किया है। 100% खुले में शौच मुक्त राज्य ये सब हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना, या सभी। तो राइट आंसर डी इसका सभी है। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान का अगर मूल नारा पूछेगा तो आपको बताना है एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, एक कदम स्वच्छता के मूल नारा है, बाकी सब ये भी आपके नारे ही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट हमने बता दिया है। स्वच्छ भारत अभियान का प्रमुख नारा एक कदम स्वच्छता की ओर है, याद रखेगा। स्वच्छ भारत अभियान का अगर प्रमुख नारा कोई पूछेगा तो याद रखिएगा एक कदम स्वच्छता की ओर है। ठीक है, और इसके अन्य लोकप्रिय नारे भी हैं जिसको आप याद कर लेना है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी मुक्त भारत, गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत हो अपना, जन जीवन जन जन का है एक ही नारा स्वच्छ बने
भारत हमारा। तो ये सभी स्वच्छ भारत के नारे हैं। मुख्य नारा क्या था? तो मुख्य नारा आपका यहाँ पर है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, इस सभी को याद रखिएगा। कांसा के संबंध में सत्य कथन है। कांसा के संबंध में सत्य कथन है। कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। कांसे के तौर पर मूर्तियां बनाई जाती है। ठीक है, तो कांसा के संबंध में सत्य कथन क्या होने? कांसा एक मिश्र धातु है, बिल्कुल है। जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिल करके एक नए धातु का निर्माण करते हैं, एक नए वस्तु का निर्माण करते हैं, उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो कांसा में दो धातुएं हैं, जिसमें तांबा और टीन है, इसको मिला के बना के है, पिघला के बनाया गया, इसलिए मिश्र धातु था, बिल्कुल सही है। कांसा कौन सी धातु का मिश्रण है? तो सीयू और एसन का, याद रखिएगा। 1001 बार प्रश्न यहाँ से निकल के आया। ठीक है, कांसे के तौर पर मूर्तियाँ बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। यानी कांसे के संबंध में इसमें सत्य कथन सभी है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया किसके काटने से होता है? मलेरिया किसके काटने से होता है? पहला है मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से, सुअर के काटने से, कुत्ता काटने से, कोई नहीं। ठीक है, तो मलेरिया कैसे होता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? रेड़ी के पत्ते से, सेमर के पेड़ के छाल से, सिनकोना वृक्ष की छाल से, या सभी। ठीक है, तो मलेरिया की दवाई जो होती है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया किसका वाहक होता है? मलेरिया किसका वाहक होता है? परजीवी का, जीवाणु का, विषाणु का, या कोई नहीं। ठीक है, तो मलेरिया क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है। ठीक है, मलेरिया क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का वाहक होता है, जो आपको यहाँ पे मच्छर, मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का वाहक है। पोलियो किससे फैलता है? पोलियो किससे फैलता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, या कोई नहीं। ठीक है, पोलियो किससे फैलता है? तो पोलियो आपको जो है विषाणु से फैलता है, और इसमें तंत्रिका तंत्र जो होता है अधिक प्रभावित होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1971 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1974 ईस्वी। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, भारत का पहला नेशनल पार्क, याद रखिएगा, या राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस राज्य में? झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, कौन सा है उसको देख लीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मानिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मानिए। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, और इसके पूर्व इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क था। और यह स्थान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है, और यह बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। इसका पूर्व नाम हेली नेशनल पार्क था। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? चलिए अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम, गुजरात, झारखंड, या उत्तराखंड। ठीक है, तो काजीरंगा जो है आपका असम में है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसको विशेष याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि एक सींग वाले गैंडा के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एक सींग वाले गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात, असम, बिहार, या झारखंड। ठीक है, गिर में ग और ग से गुजरात याद रखिएगा, गिर में ग और ग से गुजरात याद रखिएगा, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। बहुत बड़ा आया हुआ है गिर का प्रश्न, आप दिमाग में रख लीजिएगा। गिर से देखिए, इसका नोट्स हमने इसलिए बना दिया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है, और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। पूछेगा कि एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। का सबसे छोटा रूप है? परिवार का सबसे छोटा रूप है नाभिक, संयोग, विस्तृत, या कोई नहीं। ठीक है, तो परिवार का सबसे छोटा रूप जो होता है वो नाभिक परिवार होता है। कौन सा परिवार होता है? नाभिक परिवार होता है। किस परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, कोई नहीं। ठीक है, तो एकल परिवार में यह गुण देखने को मिलता है। एकाकीपन की भावना होती है। एकल परिवार में
संयुक्त परिवार में, विस्तृत परिवार में कोई नहीं। ठीक है, तो एकाकीपन की जो भावना होती है वो एकल परिवार में होती है। ठीक है, वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तृत परिवार, कोई नहीं। ठीक है, तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं उसको हम लोग एकल परिवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है, जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? समाज, समुदाय, परिवार, कोई नहीं तो परिवार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। शाकाहारी जीव का उदाहरण है गाय, बकरी, हिरण, खरगोश। गाय भी शाकाहारी, बकरी भी शाकाहारी, हिरण भी शाकाहारी, खरगोश। राइट आंसर ई सभी होगा। ठीक है, ये सभी शाकाहारी जीव है, हरे घास का भक्षण करते हैं। इसमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है आपको बताना है? हिरण, ये तो प्योर शाकाहारी है। गाय प्योर शाकाहारी है। खरगोश प्योर शाकाहारी है, यानी बी कुत्ता। कुत्ता जो है शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी में आएगा। ठीक है, खरगोश किस प्रकार का जीव है? खरगोश किस प्रकार का जीव है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, सभी। ठीक है, तो खरगोश जो है आपको शाकाहारी जीव है, ये शाकाहारी जीव है। ठीक है, हरे साग सब्जी का सेवन करते हैं। इसमें कौन मांसाहारी जीव का उदाहरण है? शेर, बिल्ली, मगरमच्छ, सभी। शेर भी मांसाहारी, बिल्ली भी मांसाहारी, मगरमच्छ भी मांसाहारी, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे जंतु जो केवल मांस का भक्षण करते हैं कहलाते हैं? जो केवल मांस का भक्षण करता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, कोई नहीं। जो मांस का केवल भक्षण करेगा वो आपका होगा मांसाहारी। ठीक है, इनमें कौन मांसाहारी जीव है बताइए? गाय, कुत्ता, खरगोश या सभी? इसमें कुत्ता जो है मांसाहारी जीव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर्वाहारी जीव है भालू, मनुष्य, कौआ, सभी। सर्वाहारी मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, भालू दोनों है, मनुष्य दोनों है, कौआ दोनों है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, वैसे जीव जो मांस और घास दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं आपको बताना है? ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या सभी। ठीक है, जो मांस और घास दोनों खाते हैं इसलिए वो चला जाएगा सर्वाहारी में। ठीक है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन है बताना है आपको? भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन है? हरियाणा टेट में पूछा था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सभी। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व सब होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, नहीं राइट आंसर डी होगा, सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखलाई देने लगता है, इस रोग को क्या कहते हैं? रीट 2016 में पूछा गया था। मिनीमाता, रतौंधी, ग्वाइटर, बेरी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखलाई देने लगता है, इस रोग को हम लोग रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं? रतौंधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरी, कोई नहीं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से जो होता है आपका स्कर्वी या सूखा रोग हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पे आपको सूखा रोग की जगह पर एक ऑप्शन है डी, रिकेट्स होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? रिकेट्स होगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? ए, बी, डी, आई। ए से क्या होता है? रतौंधी, बी से बेरी, डी से रिकेट्स या सूखा रोग, और विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी होती है। एमपी टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है आपको बताना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और एक है विटामिन के। ठीक है, तो जिसको विटामिन के की कमी होती है उससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है? पपीता, गाजर, मूली या पालक। तो पालक में सबसे ज़्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है? पपीता, अंडा और दूध, गाजर या पालक। ठीक है, तो कैल्शियम सबसे अधिक किस में पाया जाता है? अंडा और दूध में। ठीक है, घेघा रोग किसी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुछांस। ठीक है, तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से
होता है। ठीक है, चलिए, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन का, ब्रोमीन का, कैल्शियम का या पारा का? ठीक है, किसका करते हैं? तो हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आपको कैल्शियम का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्ताप्लता, एनीमिया, घेघा या रतौंधी? ठीक है, तो लौह तत्व की कमी होती है तो उससे हमें जो होता है एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, दांत कमज़ोर हो जाना, खून का बहना किस रोग में होता है? ऐसा किस रोग में होता है जिसमें दांत कमज़ोर हो जाता है, दांत पे खून बहता है? किस रोग का पहचान? सूखा रोग, पैरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा? ठीक है, दांत कमज़ोर हो जाना, खून का बहना किस रोग का पहचान है? तो ये पैरिया का है। किसका है? पैरिया रोग का पहचान है। ठीक है, शरीर का फूल जाना किस रोग का पहचान है? मोटापा, पैरिया, सूखा या घेघा रोग? ठीक है, तो शरीर का फूल जाना ये आपको यहाँ पे किसका पहचान है? तो मोटापा का पहचान है। ठीक है, किसका है? मोटापा का पहचान है। भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ज़्यादा भोजन को यदि पकाया जाता है कौन सा विटामिन नष्ट होगा? ए, बी, सी या डी? तो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है भोजन को ज़्यादा पकाने से। रीता कच्चा भोजन नहीं करती है, वह हमेशा पका हुआ भोजन ही खाना पसंद करती है। पका हुआ भोजन करने से रीता को क्या लाभ मिलेगा? भोजन स्वादिष्ट बनेगा, भोजन में उपस्थित सारे रोगाणु भोजन पकाने के बाद नष्ट हो जाएंगे, कच्ची अवस्था में खाया गया भोजन पचने योग्य नहीं होता है, पकाने पर भोजन सुपाच्य बन जाता है। उपयोग सभी, ये सभी आंसर सही होंगे। यदि आप पका हुआ भोजन करेंगे तो ये सभी आंसर सही है, उपयोग सभी होगा। यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, श्याम प्रतिदिन भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व लेता है। श्याम किस प्रकार का आहार लेता है? संतुलित, असंतुलित, असामान्य या कोई नहीं? ठीक है, यदि भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व आप ले रहे हैं इसका मतलब आप जो है संतुलित आहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संतुलित आहार कर रहे हैं। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा था। ठीक है, आयोडीन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? मछली, आयोडाइड नमक, समुद्री उत्पाद या सभी? तो राइट आंसर डी होगा। ये सभी स्थानों से हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, नमक को भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व, नमन को भोजन में आवश्यक सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, वह किस रोग से ग्रसित हो जाएगा? रतौंधी, मिनी माता, कुपोषण या कोई नहीं? राइट आंसर सी होगा, वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस देखिए आपको 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, यूपी टेट में, एमपी टेट में, सीजी टेट सब में पूछा है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखलाई पड़ती है? बताइए, काला रंग, नीला रंग, पीला रंग या कोई नहीं? ठीक है, तो अंतरिक्ष से जब देखिएगा नीचे पृथ्वी की ओर तो इसका 3/4 भाग जल से घिरा है, इसलिए आपको कैसा दिखाई देगा? नीला। ठीक है, तो अंतरिक्ष से देखिएगा तो पृथ्वी नीला दिखाई देगा। क्लियर? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखलाई पड़ता है? काला, नीला, पीला या कोई नहीं? ठीक है, अंतरिक्ष यात्री जब नीचे से ऊपर कर देखेंगे तो किस रंग का दिखलाई पड़ेगा? काला। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देगा? काला रंग का दिखलाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है, कितना प्रतिशत भाग जल समुद्र में पाया जाता है? 97%, 85%, 86%, 99%। ठीक है, तो 97% भाग जो जल है वो समुद्र में पाया जाता है। बर्फ़ से पिघलने वाले जल की मात्रा कितनी है? 2%, 3%, 4% या सभी? ठीक है, तो बर्फ़ से जो जल पिघलता है उसकी मात्रा जो है 2% में जाता है। किस में जाता है? हार्डली आपका 2% है, बाकी अन्य सभी जल पृथ्वी पर आते हैं। स्वच्छ जल पीने योग्य कितना प्रतिशत है? बहुत बार देखिए जेटेट में भी आया है, सीजी टेट में भी आया है, बिहार टेट में भी आया है। तो स्वच्छ जल या पीने योग्य जल जो होता है 2.08% रहता है, ये हार्डली 3 तक जा सकता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखलाई पड़ता है? आपको बताना है, नीला, काला, पीला या सभी? ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को जब आकाश को देखेंगे तो उसको कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, जल की कितनी अवस्थाएं होती है? आपको बताना है, 1, 2, 3 या 4। तो जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत कौन कौन है? पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है वर्षा का जल, सतही जल, भूमिगत जल या कोई नहीं? तो जल का मुख्य स्रोत आपका वर्षा का जल है। जब तक बरसात नहीं होगी सभी जल के स्रोत सूख जा सकते हैं। ठीक है,
वर्षा के जल में धूल कण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार के वर्षा को क्या कहते हैं? क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा, कोई नहीं। इस प्रकार के वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसमें जल घुलता है तो वो अम्ल बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है? आगरा स्थित जो ताजमहल है उसके पीला होने का मुख्य कारण क्या है? क्षारीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, लवणीय वर्षा या कोई नहीं, ठीक है। तो आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण जो है वो आपका यहाँ पर क्या है? अम्लीय वर्षा, ठीक है। वो आपका यहाँ पर क्या है? अम्लीय वर्षा है। क्लियर? चलिए अगला। किसी भी जीव का निवास या वास स्थल को क्या कहते हैं हम लोग? आवास, पर्यावरण, वायुमंडल या कोई नहीं, ठीक है। तो किसी भी जीव का निवास या आवास स्थल जो है वो आपका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। क्या कहलाता है? उनके रहने का आवास कहलाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका में, वेनेजुएला में, ब्राज़ील में या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, सभी में उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ठीक है। अर्जेंटीना में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, सभी। तो अर्जेंटीना में भी शीतोष्ण कटिबंधीय, उत्तरी अमेरिका में भी शीतोष्ण कटिबंधीय, दक्षिण शीतोष्ण, यानी राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल को क्या कहते हैं? देखिए एक ट्रिक आपको बताया गया है जो आप थ्योरी क्लासेज पढ़े होंगे। पूस वराकंग बेला। पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान को स्वाना, ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस और वेनेजुएला के घास मैदान को लानोस कहते हैं। याद रखिएगा इस ट्रिक से। इसका थ्योरी पेपर जो आपको बनाया गया है, आप सभी कोई पर्यावरण अध्ययन का लेकर पढ़ लीजिए। पर्यावरण अध्ययन में 30 में 30 लाने का यह अचूक या मूल मंत्र आपका होगा, जिसको आप यहाँ से नोट्स को केवल 6 टॉपिक जो दिया है उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से 30 में आपको 25 से ऊपर किसी भी प्रकार से नंबर आ जाएंगे, क्योंकि JCRT किताब से सभी चैप्टर को, सभी टॉपिक को हमने यहाँ पर टच कर दिया है। आप यहाँ से अवश्य ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पूस ब्राकम बेला, ठीक है। तो कंपोज कहते हैं। वेनेजुएला के रहने के निवास स्थान को कहा जाता है? बताइए आप सभी को क्या कहा जाता है? बाड़े कहा जाता है, अस्तबल कहा जाता है, घर कहा जाता है, कोई नहीं, ठीक है। तो अभी तो आपने देखा कि सूअर के रहने के निवास स्थान को बाड़े कहते हैं, घोड़ा के रहने के निवास स्थान को अस्तबल कहते हैं, आदमी के रहने के निवास स्थान को घर कहते हैं। तो घोड़ा के रहने के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है, ठीक है। घोड़ा के रहने के निवास स्थान को अस्तबल कहा जाता है, घर नहीं, अस्तबल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे। गाय जैसी पशु का आहार है? गाय जैसी पशु का आहार है आपको बताना है, हरा चारा, भूसा, खल्ली या कोई नहीं, ठीक है। तो जो हमारी गाय जैसी पशु है उसका मुख्य आहार क्या होगा बताइए? तो हरा चारा भी है, भूसा भी खाती है, खल्ली भी खाती है। डी में कोई नहीं या नहीं या सभी, तो डी में सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा। छत्तीसगढ़ टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला। घोड़ा का आहार है? घोड़ा का आहार है सरसों, राई, चना, मूंग, ठीक है। घोड़ा का आहार क्या है? ठीक है। घोड़ा का मुख्य आहार चना है। घोड़ा का मुख्य आहार क्या है? चना है। देखिए यहाँ पर पशुओं एवं जंतुओं के आहार भी आपको टॉपिक दिया है, उसी आहार से ये आपको PDF बना हुआ है, ठीक ना। तो ये कहाँ पर मिलेगा? तो आप बायोलॉजी सेशन में जाकर देख लीजिएगा, पशु एवं जंतु, वहाँ पर सब चीज़ लिखा हुआ है JCRT किताब में, एकदम 100% सब वहीं का है, ठीक ना। चलिए, हाथी जैसे पशु का आहार है? हाथी जैसे पशु का आहार क्या है आपको बताना है, ठीक है। हरी पत्तियाँ, टहनियाँ, महुआ या सभी, ठीक है। तो हाथी हरी पत्तियाँ भी खा जाती है, टहनियाँ भी उसका तोड़ के खा जाती है, महुआ भी खा जाती है, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। मुर्गी खाती है? मुर्गी क्या खाती है बताइएगा? हरी पत्ती, दाना या घास? मुर्गी क्या खाती है? ठीक है। तो मुर्गी यहाँ पे दाना खाती है। ये रीट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अमीबा अपना भोजन किस विधि से के द्वारा करती है? अमीबा अपना भोजन किस विधि के द्वारा करती है? कुटपात विधि, मकरंद चूसकर, अनाज के दानों तक कीड़े मकोड़ों को पकड़ खाती है, कुतर कुतर कर, ठीक है। तो अमीबा अपना भोजन जो है किस विधि से करती है? CGTET 2019 से पूछा गया था। तो अमीबा अपना भोजन जो है कुटपात विधि से करती है। कैसे करती है? कुटपात विधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं? बताना है कि मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं। यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018। कुटपाद विधि, फूलों के मकरंद चूसकर, कुतर कुतर कर, या कोई नहीं। ठीक है, तो मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि से करती है? तो मधुमक्खी क्या करती है? फूलों के मकरंद को चूसकर अपना भोजन करती है। ठीक है, अमीबा कुत्पाद विधि, और कुतर कुतर का कौन करता है? चूहा। ठीक है, तो मधुमक्खी अपना भोजन फूलों के मकरंद को चूस करके करते हैं। ठीक है, चूहा अपना भोज्य पदार्थ को खाता है। चूहा अपना भोज्य पदार्थ को खाता है मकरंद चूसकर, कुतर कुतर कर, चोंच मार कर, या कोई नहीं। ठीक है, तो चूहा अपना भोज्य पदार्थ कैसे करता है? तो कोई भी चीज़ को कुतर कुतर करके वह अपना भोजन करता है। ठीक है, हरियाणा टेट 2016 में आया हुआ था। मनुष्य में भोजन का पाचन, देखिए यहाँ पर पाचन छूटा होता है इसलिए हम लिख दिया है। मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? शुरुआत कहाँ से हो जाता है आपको बताना है। मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, किसी से नहीं। ठीक है, जैसे जब आप भोजन करते हैं तो यहाँ पर जैसे मुख में भोजन डालते हैं तो वहीं से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य में भोजन के पाचन का प्रारंभ शुरू कहाँ से होता है? तो मुख से ही हो जाता है, मुख से ही हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। मनुष्य में भोजन का पाचन समाप्त हो जाता है। ये पंजाब टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। मुख में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, या कोई नहीं। ठीक है, तो मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ समाप्त हो जाता है बताइएगा? तो पाचन का भोजन समाप्त हो जाता है, देखिए, छोटी आंत में। किस में समाप्त हो जाता है? छोटी आंत में। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है क्या कहलाता है? आपको बताना है। ठीक है, पाचन, परिपाचन, उत्सर्जन, या कोई नहीं। ठीक है, तो शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन। ठीक है, शरीर से बाहर निकलना अपचित खाद्य पदार्थ को उत्सर्जन के नाम से जानते हैं हम लोग। जीभ का कार्य है, बताना है जीभ का क्या कार्य है। हरियाणा टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, जीभ का क्या कार्य है? भोजन में लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, डी सभी। ठीक है, तो जीभ का क्या कार्य है? तो जीभ का कार्य भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, या सभी। तो डी सभी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का प्रश्न है कि अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? पालक पदार्थ का रस, जठर रस, पिट्ठर रस, या कोई नहीं। ठीक है, अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? अमाशय में जठर रस स्रावित होता है ना। अमाशय में जठर रस स्रावित होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या कोई नहीं। ठीक है, हरियाणा टेट 2012, सीजी टेट 2019, एमपी टेट 2013, बिहार टेट 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है, जल से जब प्रश्न आएगा तो ये जल से यहाँ से एक प्रश्न होता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, जैसे जल की बात है। ठीक है, तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, नदी देखते हैं उसके ऊपर जल होता है। तो ये देखिए, एक होता है 22 मार्च और एक होता है 22 अप्रैल। तो जल ऊपर है इसलिए 22 मार्च को जल दिवस, पृथ्वी नीचे इसलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा इस ट्रिक से, दोनों आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा ना। भार के अनुपात से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? भार के अनुपात से। ठीक है, तो भार के अनुपात से जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक, H2O होता है जल का सूत्र। अब भार के अनुपात से हाइड्रोजन का मोलिकुलर कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी 1:8 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान होता है
आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7.4, 8.2, 7 या कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल होता है, कितना सही हो रहा है आप सभी कमेंट कीजिए। आप लोगों का बहुत आंसर सही जा रहा है, हम देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोगों की चल रही है, ये भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बैठे बैठे आप सभी को। चलिए इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा। और यहाँ पे जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको यह वीडियो को भेज के जरूर जुड़वाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों का यह टास्क है, आप सभी जितना हो सके सभी का लाइव बने। इसके लिए JCERT जैक की किताब से पढ़ना नहीं भूलेंगे, इसके नोट्स को ले करके पढ़ना एकदम नहीं भूलिएगा, ज़रूर देख करके पढ़ लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत कम लेकिन बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में यहाँ से रहता है। इसलिए सभी को एग्ज़ाम में जाने से पहले तक ले करके पढ़ करके ही जाइएगा। ठीक है, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। ठीक है, तो शुद्ध जल क्या होता है बताइए? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आपको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए कौन सा है? लेह रेगिस्तान, लद्दाख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान या सभी। ठीक है, हरियाणा टेट 2018, MP टेट 2017 और हरियाणा टेट 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो आपको सहारा रेगिस्तान है। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है अब आपको यहाँ पर बताना है। बिहार टेट 2021, CG टेट 2018। ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, शुष्क रेगिस्तान, नम रेगिस्तान। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है आपको बताना है। तो सहारा जो है आपका गर्म रेगिस्तान है। किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? यूपी टेट 2015, उत्तराखंड टेट 2011, हरियाणा टेट 2013। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है? हरियाणा टेट 2018, उत्तराखंड टेट 2012 और बिहार टेट 2018। ठीक है, मरुस्थल में कौन सा प्राणी रह सकता है बताइए? गाय, भेड़, बकरी या ऊँट। राइट आंसर डी, मरुस्थल में रहने के उपयुक्त है ऊँट। मरुस्थल का जहाज किसको कहा जाता है? देखिए कई बार पूछा है। बिहार टेट में 2017, यूपी टेट 2022 और CG टेट 2016। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मरुस्थल का जहाज किसको कहते हैं? ऊँट को, घोड़ा को, गधा को या भेड़ को। तो राइट आंसर ए होगा, ऊँट हो जाएगा। ठीक है, ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें संचित रहता है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें संचित रहता है। क्या रहता है बताइए? जल, चावल, वसा या कोई नहीं। उत्तराखंड टेट 2019, MP टेट 2016 और CG टेट 2014 का प्रश्न है। ठीक है, तो ऊँट के पीठ पर कुबड़ रहता है जिसमें क्या संचित रहता है? वसा संचित रहता है। वसा संचित रहता है जिसका उपयोग वह लंबे दिनों तक रेगिस्तान में रहने के बाद भोजन के लिए करता है। ठीक है, ऊँट बिना भोजन और पानी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है बताना है आपको। 8 से 10 दिन, 10 से 12 दिन, 12 से 14 दिन, 14 से 16 दिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो JCERT किताब में दिया हुआ वो है 10 से 12 दिन। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2016, MP टेट 2019 और यूपी टेट 2022 आकलन परीक्षा में भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला। ऊँट के पैर होते हैं, ऊँट के पैर होते हैं छोटा, पतला और नाटा, लंबा और पतला या कोई नहीं। ठीक है, तो ऊँट का पैर देखिए लंबा और पतला होता है क्योंकि वह रेगिस्तान में जो गर्म है वो उसके शरीर तक नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण इसका ऊँट का पैर लंबा और पतला होता है। ठीक है, CG टेट 2018 और MP टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जैव घटक में शामिल है। देखिए जैव घटक और अजैव घटक अभी तक बार बार परीक्षा में आता है, आप सभी को देखे होंगे, इसलिए इसको देख लीजिएगा। जैव घटक तो जितना भी सजीव जिसमें जीव रहता हो वैसे घटक को हम लोग जैव घटक कहेंगे, जिसमें जीव होगा। ठीक है, तो हरा सागवान का पौधा इसमें जीव है, गाय में जीव है, सजीव है, बैल में जीव है, सजीव है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सभी ये जैव घटक में शामिल है। एकदम जैव और अजैव कन्फर्म कर लीजिएगा। जैव में जितना में जीव जंतु हो, जिसमें जीव हो, सजीव हो, वो जैव में जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैव घटक में शामिल है हरा नीम का पौधा, बकरी, कुत्ता या सभी। यूपी टेट 2013
और बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। ठीक है, तो जैव घटक में कौन शामिल होता है? ये हरा नीम का पौधा, ये इसमें भी जीव है, सजीव है। यह बकरी, ये भी सजीव है। कुत्ता, ये भी सजीव है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। जैव घटक के अंतर्गत आते हैं, पहचानिए, अच्छी तरह से पहचानिए जैव घटक। इतना आपको क्वेश्चन आया कि देख लीजिए, उत्तराखंड टेट 2012 का है। जैव घटक के अंतर्गत आते हैं हरा तुलसी का पौधा, घोड़ा, भेड़िया सभी। हरा तुलसी का पौधा ये सजीव है, घोड़ा सजीव है, भेड़िया सजीव है। जितना भी सजीव वाली चीज़ें आएगी सब कुछ जैव घटक में डालिएगा। ठीक है, और निर्जीव वाला जो चीज़ आएगा उसको अजैव घटक में डालिएगा। ठीक है, सजीव पौधा किस घटक के अंतर्गत आते हैं? जो पौधा सजीव हो, मतलब सूखा हुआ नहीं, हरा हो, वो किस श्रेणी के आते हैं? जैव, अजैव, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो सजीव पौधा जो है वो जैव घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैव घटक के अंतर्गत आता है। अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं, इसमें कौन ऐसा है जो अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं? सूर्य का प्रकाश, जल, वायु या सभी। ठीक है, ये आकलन परीक्षा में आया था, हरियाणा टेट 2018 में और रिपीटेड में आया था। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश ये निर्जीव है, ये भी अजैव घटक है। जल निर्जीव है, इसलिए भी अजैव घटक है। वायु निर्जीव है, इसलिए भी अजैव घटक। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी अजैव घटक हैं। अजैव घटक में शामिल हैं नाइट्रोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी। तो नाइट्रोजन भी अजैव घटक है, प्रोटीन भी अजैव घटक है, कार्बोहाइड्रेट भी अजैव घटक, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, अजैव घटक में नहीं है, इसमें बताना है कि कौन अजैव घटक में नहीं है। सूर्य का प्रकाश ये तो निर्जीव है, इसलिए यह अजैव घटक में है। वसा ये भी निर्जीव है, इसलिए यह भी अजैव घटक में है। गाय, भेड़, बकरी ये सजीव प्राणी का संसार है, इसलिए जैव घटक में। नाइट्रोजन ये भी अजैव घटक में है। ठीक है, तो आपको कौन अजैव घटक में नहीं है? तो अजैव घटक में सूर्य का प्रकाश हो गया, वसा हो गया, नाइट्रोजन, यानी राइट आंसर सी होगा। गाय, भेड़ और बकरी जो है जैव घटक में शामिल है। ठीक है, जल को किस घटक में रखा गया है? सीजी टेट 2016, एमपी टेट 2015 का पूछा गया। जैव घटक में, अजैव घटक में, दोनों में या कोई नहीं। ठीक है, तो जल को किस घटक में रखा गया है? जल को अजैव घटक में रखा गया है। ठीक है, भोजन की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, वह हरे पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर करता है, वो कहलाता है। यूपी टेट 2019 का था, स्वपोषण, परपोषण, घट पर नीच कोई नहीं। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह आपको कहलाता है हरे पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर करता है, वो आपका परपोषण कहलाता है। ठीक है, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल आपका परजीवी पादप का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, मृतजीवी परपोषी का उदाहरण कौन है? तो ये आपका फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, परपोषी, कीटभक्षी या कोई नहीं। ठीक है, जो कीटों को अपना भोजन के रूप में बनाते हैं उसको कीटभक्षी पौधा कहते हैं। उत्तराखंड टेट 2016 पूछा गया है। ये कीटभक्षी पौधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा, आप लोग को ये बायोलॉजी किताब मिलेगा। ठीक है, उस पौधा का नाम बतावें जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। घटपर्णी या कलश पौधा, वेंडुला, कैंडेला कोई नहीं। ये घटपर्णी या कलश पौधा जिसको हम लोग पिक्चर प्लांट के नाम से जानते हैं, एमपी टेट 2021, सीजी टेट 2016 और बिहार टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कीटभक्षी पौधे कीटों को भोजन में किस तत्व की आपूर्ति के लिए करते हैं? कीटभक्षी पौधे कीटों को भोजन में किस तत्व की आपूर्ति के लिए करते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कोई नहीं। तो ये आपको नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। देखिए इस तरह का इसका फिगर होता है कीटभक्षी पौधे का। ठीक है, इस तरह का इसमें जैसे ही कोई पौधा बढ़ता है तो ये नीचे चला आता है। ठीक है, तो ये कीटभक्षी पौधा बहुत बार आया है और याद रखिएगा कीटभक्षी का। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का क्या नाम है? सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2015, राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पावियम या कोई नहीं। ठीक है, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम नामक जीवाणु, जो दलहनी पौधे में पाई जाती है। ठीक है, देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कहाँ से मिल रहे हैं? ये सिर्फ जेसीईआरटी जैक का किताब से है। और आपका सिलेबस में क्या कहा है कि जेसीईआरटी जैक की किताब से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड राज्य के पाठ्यपुस्तक से। आप सभी को अभी तक जितना यहाँ पे बहुत से चैनल हैं, आपको सिर्फ बाहर की किताबें दे रहे हैं। जेसीईआरटी जैक का किताब का बना हुआ नोट्स बहुत कम उपलब्ध है ही नहीं चैनल पर। इसलिए आप सभी प्रयास कीजिएगा कि जेसीईआरटी जैक से जो यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स है उसका PDF अवश्य ले लें और पढ़ लें। ठीक है, बहुत चीप रेट में आप लोगों के लिए यहाँ पर दी जा रही है। एग्जाम में जाने से पहले देख करके ही जाएंगे, जिससे कम प्रश्न में आप अधिक यहाँ से अंक उठा सकेंगे, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। एमपी टेट 2020 में पूछा गया था। चना मटर,
अरहर, मूंग, दलहन पौधे की जड़ें सभी, ठीक है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है, आपको याद होगा, दलहनी पौधों की जड़ों में। इसलिए कोई भी दलहनी पौधा दे देगा, नाम दे देगा, तो आपको उसको टिक करना है। तो चना, मटर ये भी दलहनी है, अरहर, मूंग ये भी दाल वाले पौधे हैं, और दलहनी पौधे तो ऑलरेडी दलहनी हो गए। तो राइट आंसर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है, हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई नहीं, ठीक है। तो हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम क्या है, हरे पौधे वातावरण से क्या लेते हैं बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्तराखंड टेट 2016 का है कीटबच्ची पौधा। उस पौधे का नाम बताएं जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो कौन सा है। तो एमपी टेट 2021, सीची टेट 2016, बी टेट 2013, घटपर्णी या कलश पौधा, पिचर प्लांट को आप लोग जानिएगा। कीटभक्षी पौधे कीटों को भोजन में किस तत्व की आपूर्ति के लिए करते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कोई नहीं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटभक्षी पौधे अपने कीटों को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु कहते हैं, जो वायुमंडल में करते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है चना, मटर, अरहर, मूंग, दलहन पौधे की जड़ें, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, दलहन पौधे की जड़ें में, इसलिए दाल वाली जितने फसलें आएगी उस सभी में आप रखिएगा, राइट आंसर डी होगा। हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है, आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसके लिए कौन कौन चीज़ चाहिए, तो सूरज का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए। ये सभी कच्चे पदार्थ है, ये सब की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होगी और प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो पाएगा, राइट आंसर डी, यानी सभी इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब संपादित होगी, पंजाब टेट 2015 का प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश में, छाया में रात के समय, जल की उपस्थिति में, कोई नहीं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है सूर्य के प्रकाश में, इसके नहीं रहने पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बादल के बनने में कौन भाग लेता है, वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन, उद्रोपातन, कोई नहीं, रीट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो बादल के बनने में कौन भाग लेता है, तो वाष्पन, उसके बाद संघनन, ये दोनों बादल के बनने में भाग लेते हैं। निम्नांकित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। पंजाब टेट 2011 का है। बाढ़ से किसका संबंध नहीं होता, जान माल की क्षति, ये बाढ़ से संबंधित है। बाढ़ जब आता है तो जान माल की क्षति होती है। मिट्टी का अपरदन, ये भी होता है, मिट्टी कट जाती है, एक दूसरे से दूसरे जगह बह के चले जाती है, ये भी होता है। बीमारियों का कम होना, बाढ़ का इससे कोई संबंध नहीं है, बीमारी कम होगा या ज़्यादा होगा। पेयजल का दूषित होना, ये बाढ़ से जुड़ा हुआ है। तो कौन संबंधित नहीं है पूछा था, तो राइट आंसर सी, बीमारियों का कम होना, ठीक है। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सीजी टेट 2014 में पूछा गया था, वाष्पन, संघनन, उद्रोपातन या सभी, ठीक है। तो जल जो वाष्प में बदलता है उस क्रिया को हम लोग वाष्पन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति को क्या कहते हैं, ठीक है। पौधों के वाष्पन द्वारा जल की क्षति क्या कहलाती है, संघनन, वाष्पन, उद्रोपातन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो ये वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में जल की क्षति होती है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है, 1/3, 2/3, 4/5 या कोई नहीं है। यहाँ पर जो आपका किताब के अनुसार है उसके अनुसार 2/3 है। जल का अधिकांश भाग कहाँ मिलता है, हिमनदों से, झीलों से, नदियों में, समुद्र में, ठीक है। तो जल का अधिकांश भाग हम लोगों को कहाँ मिलेगा, जल समुद्र में मिलता है। एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। समुद्र और महासागर का जल कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। समुद्र या महासागर का जल जो होता है वो क्षारीय होता है, खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। यूपी टेट 2013 और 2017 में पूछ दिया गया था। समुद्र के जल का उपयोग किन किन कार्यों में नहीं किया जा सकता, आपको बताना है, ठीक है। समुद्र का जल है, इसका उपयोग किन किन कार्यों में हम नहीं कर सकते हैं, पीने के उपयोग में, घरेलू कार्य में, कृषि कार्य में या सभी में, ठीक है। देखिए, समुद्र के जल का उपयोग तो हम लोग पीने के काम में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत खारा होता है, नहीं पी सकते हैं। घरेलू कार्य में भी आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए नहीं कर सकते हैं। कृषि कार्य में भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फसल सूख जाएंगे, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सीजी टेट 2013 और एमपी टेट 2017 में पूछा गया था।
पृथ्वी पर उपलब्ध जल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? जल को एक रूप से दूसरे रूप में लाना क्या कहलाता है? अगर वायु को एक रूप से दूसरे रूप में लाएंगे तो वायु चक्र, नाइट्रोजन को एक रूप से दूसरे रूप में लाएंगे तो नाइट्रोजन चक्र, और जल को एक रूप से दूसरे रूप में लाएंगे तो जल चक्र, यानी राइट आंसर डी या सभी। तो ठीक है, तो ये सी हो जाएगा, जल चक्र। ठीक है, हाँ जल चक्र हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला, जल क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या सभी है? ये सीजी टेट 2013 पूछा था। जल क्या है? एक यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, तो जल एक यौगिक है। क्लियर। चलिए अगला, जल किन किन तत्वों का यौगिक है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो जल किन तत्वों का यौगिक है? तो जल जो है यहाँ पर दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों का है, सी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न है, कितने डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में बदल जाता है? राइट आंसर बी, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? बर्फ में जल उबलने लगता है। ठीक है, संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है? हिमालय, रॉकी, गॉडविन ऑस्टिन या काराकोरम। ठीक है, तो यूपी टेट और उत्तराखंड टेट में पूछा गया है, संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम हो जाएगा हिमालय। ठीक है, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। एमपी टेट 2016, एपी टेट 2017। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है आपको बताना है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या सभी? सीजी टेट में भी है, एमपी टेट में भी है, यूपी टेट में भी है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल देश में स्थित है। क्लियर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सीजी टेट, एमपी टेट और यू टेट में पूछा गया प्रश्न है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, या अभी के क्रम में इसमें 8,852 भी मिल सकता है, लेकिन 48 से ऊंचा ही जाना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? अब माने हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट में हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, लेकिन ये किस में है? ये नेपाल में है, नेपाल में है। लेकिन भारत में जो है हिमालय की सबसे, नेपाल में है। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? तो वो अब आपको बताना है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 8,598 मीटर, 8,312 मीटर या कोई नहीं? यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर है। ठीक है, 3 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? 3 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ी या कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रायः 3, प्रायः 3। ठीक है, प्रायः 3 लोगों को नहीं जाना चाहिए, प्रायः 3। तो 3 और से जब रहेगा तो प्रायद्वीप याद रखिएगा। ठीक है, प्रायद्वीप, राइट आंसर प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक, 4 और समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो एगो देखिए होता है द्वीप और एक होता है प्रायद्वीप। तो प्रायः 3 याद रखिएगा, तो 3 वाला प्रायद्वीप हो गया, तो 4 वाला द्वीप हो गया। राइट आंसर ये द्वीप हो जाएगा। ठीक, प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तराखंड टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 मार्च, 22 मार्च या 21 मार्च? ठीक है, राइट आंसर इसका डी है, 21 मार्च। क्लियर। झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है? 23,200, 23,605, 22,605 वर्ग किलोमीटर, 23,804 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो झारखंड राज्य में जो क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है वो आपका 23,605 वर्ग किलोमीटर पर। झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है बताना है? 29%, 25%, 22% या 24%। ठीक है, तो झारखंड राज्य में जो वन है वो आपका 29% है। पेड़ पौधे या वन किसका संतुलन करते हैं? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ए और बी दोनों का या कोई नहीं? तो राइट आंसर सी होगा, वो सभी का संतुलन करते हैं वन। ठीक है, राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? वायु को, जल को, वन को या भूमि को? देखिए कितने जगह प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो प्रकृति का फेफड़ा वन को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं, जो वृक्ष होते हैं जल को कहाँ कैसे अवशोषित करते हैं? एमपी टेट, यू टेट और सीजी टेट का पूछा गया प्रश्न है।
पत्ता के द्वारा, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, ठीक है। तो वृक्ष जल को कहाँ से अवशोषित करते हैं? तो वृक्ष जल को जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं, जड़ से करते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? क्या है? ऑक्सीजन का बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, जल का बढ़ जाना, कोई नहीं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का बढ़ जाने के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को बढ़ जाना ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या झारखंड, ठीक है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया है। अब बता देते हैं कि इसके लिए एक नया टॉपिक आया है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ठीक है। एक नए टॉपिक का नाम है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। वहाँ पे जाके देखिएगा, ये टॉपिक का पूरा निचोड़ दे दिया गया है। तो आप सभी यहाँ पे जो 6 टॉपिक दिए गए हैं, 6 टॉपिक का PDF लेके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस सेट सेशन चल रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, लेकिन इसकी डीपली क्लासेज आपको चल रही है। डीपली क्लासेज आपको सभी कुछ बन गया है, PDF और वीडियो, उसको ले लीजिएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? उत्तराखंड। एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा या कर्नाटक? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। झारखंड में किस प्रकार के वन की अधिकता होती है? पर्णपाती वन, आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक समय पर पत्तियाँ झड़ जाती है। वन के संबंध में क्या सही है? CGTET 2014 का प्रश्न है। वन मृदा अपरदन से बचाते हैं, वन पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं, भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं, सभी, ठीक है। तो वन के संबंध में क्या सही? वन मृदा अपरदन से बचाता है, बिल्कुल सही है। जहाँ पर वन होते हैं वहाँ की मिट्टी कटती नहीं है। और वन पर्यावरण संतुलन रखते हैं, बिल्कुल सही है। वन क्या करते हैं? पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन सभी का संतुलन बना हुआ रहता है। भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं, तो वन क्या करते हैं? तो मिट्टी में क्या करते हैं? तो पानी को जकड़े हुए रखते हैं, जिससे वहाँ का जो है जल का स्तर बना हुआ रहता है। राइट आंसर D सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? UPTET 2016, CGTET 2014, MPTET 2018। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, वनों का संरक्षण, बढ़ती वन की संख्या, ठीक है। तो प्रदूषण का मुख्य कारण है वनों की कटाई। जब वर्षा की अधिकता होगी तो इससे प्रदूषण का कोई संबंध नहीं है। वनों का संरक्षण होगा तो प्रदूषण होगा ही नहीं, और बढ़ती वन की संख्या होगी तो इससे भी प्रदूषण नहीं होगा। प्रदूषण का मुख्य कारण वनों की कटाई है यहाँ पे। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? 1851 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1853 ईस्वी या कोई नहीं? तो भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? 1853 ईस्वी। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से बेंगलोर, चेन्नई से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई या मुंबई से थाने, ठीक है। तो भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के मध्य चली थी। राइट आंसर D होगा। किस गवर्नर के काल में रेलगाड़ी चली? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या कोई नहीं, ठीक है। तो किस गवर्नर काल में? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है? रेल, सड़क, जल या वायु? सबसे अधिक रोजगार जो होता है रेल क्षेत्र में है, रेल परिवहन में है।